Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. राधे राधे. भरी दोपहरी की राधे राधे. राधे 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 राधे. राधे 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 राधे. आ जाओ. अभी हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण. आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण. अचर गुणांक वाली से बाहर निकल गए हैं. अब है पहले इसको पहले समझ लो फिर बात करते हैं. इसके नाम को समझ लो. ये कहां से आ गई? ये ठीक. सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ध्यान से सुनना, नाम को अच्छे से समझ लो क्योंकि यहाँ पे नाम की बड़ी महिमा है. अवकल समीकरण में नाम की बड़ी महिमा है क्योंकि नाम ही वो क्लास है जिससे पता चलेगा कि अब तक हमने पढ़े क्या. अब तक हमने 3 क्लासेस पढ़ी है. अभी तक हमने 3 क्लासेस पढ़ी है. नंबर 1 प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण, उसमें जो था उसके अंदर था. फिर पढ़ी थी प्रथम कोटि उच्च घात के अवकल समीकरण. फिर पढ़ी थी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण 3. और चौथी पढ़ने वाले द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण. तो ये 4 क्लासेस है ना. जब लास्ट में ये पूरा हो जाएगा तो मैं चारों को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे पहचानोगे. 4 ही क्लासेस अभी हुई है. अभी एक और होगी युगपत अवकल समीकरण. 5 क्लासेस बनेगी हमारी. ठीक है. तो अब ये चौथी क्लास है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर. अब जो उसका नाम दे रहा है, जहां तक नाम दिया गया उतना ही अर्थ निकालना, नाम से आगे मत जाना क्योंकि नाम के अंदर जो बताया गया है उतने की गारंटी है. सेकंड ऑर्डर कहा गया है, इसका मतलब आपकी अवकल समीकरण में ज्यादा से ज्यादा 2 बार अवकलन होगा. ज्यादा से ज्यादा 2 बार, है ना. यानी आपके समीकरण में dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, dy बाई डी एक्स होगा और y होगा. मतलब y आपको 3 ही बार मिलेगा. y आपको पूरे समीकरण में 3 ही बार मिलेगा. एक बार तो y, एक बार dy बाई डी एक्स, एक बार d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर. यानी y आपको 3 बार मिलेगा. y, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स. थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ. अधिकतम 3 बार मिलेगा. अधिकतम 3 बार मिलेगा y, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स है. क्योंकि हो सकता है कई बार इनके गुणांक 0, मतलब dy बाई डी एक्स का पद ही ना हो, 0 जाए. लेकिन ये पद जरूर होगा, ये नहीं हो, है ना. शादी में दूल्हा ना हो ये तो नहीं हो सकता है ना. बाकी चाहे नहीं हो, बाकी चाहे नहीं हो ये हो सकता है, लेकिन दूल्हा ना हो ये नहीं हो सकता. तो इसी के तो मतलब इसके ऊपर तो सब कुछ चल रहा है. ये ना हो तो ये पक्का होगा, ये तो 100% होगा. ये 2 भाई आए तो ठीक है, नाराज हैं तो कोई बात नहीं, शादी तो होगी, है ना. तो ये बंदा मुख्य है ना. वो दूल्हो है और जरूर आओगे शादी में. वो नहीं आया तो फिर और है ना बाड़ेगा कौन. तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये मुख्य है, ये तो आएगा ही आएगा. dy बाई डी एक्स और y हो सकता है आए, हमने तो आमंत्रण भेजा हुआ है, आए. नहीं आए तो भी कोई बात नहीं. द्वितीय कोटि में मतलब 2 बार अधिकतम अवकलन होगा और वो होगा ही होगा. 2 बार तो पक्का होगा. 2 बार हुए बिना द्वितीय कोटि बनेगी कैसे? द्वितीय कोटि बनेगी कैसे 2 बार अवकलन हुए बिना? तो 2 बार अवकलन होना आवश्यक है. ठीक है. अब आगे कोई गारंटी नहीं दी है. एक रेखिक नाम जरूर दिया है. रेखिक दिया है इसका मतलब y के ऊपर y और y के अवकलनों के ऊपर पावर 1 आएगी. y
और y के जो अवकलन है y dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो है तीन पद, इनकी पावर जो है वो एक आएगी, है ना। y पे एक पावर आएगी, जहां भी होगा y एक पावर का होगा, जहां भी dy बाई डी एक्स होगा एक पावर का होगा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा वो भी एक पावर का होगा, क्योंकि हमारी समीकरण द्वितीय कोटि की रेखिक है, रेखिक है तो सब पे एक एक पावर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गुणांकों का जिक्र नहीं हुआ है, गुणांकों का जिक्र नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, गुणांकों का जिक्र नहीं होगा, ये नहीं कहा कि चर गुणांक होंगे। इसका मतलब अब गुणांक चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, यानी गुणांक अब कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका गुणांक, अब y में तो नहीं हो सकता, y में तो नहीं हो सकता, क्योंकि y में होते ही रेखिक नहीं रहेगा, y का ये भी पद है और y का ये भी पद है, दो y के पद गुणा हो गए तो y स्क्वायर की तरह हो गया ये तो, और y स्क्वायर हो गया तो रेखिक कैसे हुआ। रेखिक का मतलब है y के सभी पदों में आपको y एक बार मिलेगा, सभी पदों में y एक बार मिलेगा, यानी अब जो भी मिलेगा वो आपको या तो अचर मिलेंगे या x मिलेंगे। y आपको 3 मिलने थे, ज्यादा से ज्यादा 3 मिल जाएंगे, और बाकी सारे गुणांक जो होंगे वो या तो अचर होंगे या फिर x के पद होंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका गुणांक भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसका गुणांक भी हो सकता है, लेकिन इसके गुणांक का हम भाग देके x का फलन उनको ही बना लेंगे। 3-4 फलन क्यों बिना मतलब में ऐड करें, बिना मतलब में 4 फलन क्यों ऐड करें, यहाँ पे हम 1 रख लेंगे, 1 नहीं, यहाँ पे जो भी आएगा, मान लो यहाँ 10x आया तो हम 10x का सब में भाग दे देंगे और फिर उसको p q r मान लेंगे। जो dy बाई डी एक्स के साथ आएगा वो p, जो y के साथ आएगा वो q, और जो अचर पद आएगा वो r। ठीक है, इस तरीके से आपकी समीकरण इस रूप में नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर है। P Q और R, ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, x के फलन है। ठीक है, समझ गए, P Q R ये तीनों फंक्शन होंगे, अचर भी हो सकते हैं, अचर होंगे तो मौज ही होगी, पुराने वाला अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण लगा देंगे, अचर हो गए तो भला है, इससे बढ़िया क्या हो। अगर P और Q अचर हो जाए मौज हो जाए, P और Q अगर अचर हो जाए तो मौज हो जाए, लेकिन मोह थोड़ी करन देसी अपन है, अपन मोह थोड़ी करन देसी, तो कुछ तो कुछ नहीं करी सी, कुछ ना कुछ P और Q जो है वो x में आएंगे, क्योंकि P और Q अगर अचर हो गए तो सारे के सारे अचर, ये अचर हो गए गुणांक, और अचर गुणांक हो गए तो CF और PI लगा के हम सॉल्व कर लेंगे, जो पीछे पड़ के आए हैं उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर इसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो इसके महत्व को बनाए रखने के लिए P और Q जरूर, खाली P हो चाहे Q हो कोई भी हो, x के रूप में जरूर मिलेगा, क्योंकि x के रूप में नहीं मिला तो सारा अर्थ चला जाएगा। तो इसलिए P और Q निश्चित तौर पे x आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इस प्रश्नावली का महत्व बनाए रखने के लिए। अब अगर x हो गए, बात करते हैं फिर, अगर P और Q x के रूप में हुए तो फिर हल कैसे करोगे, अचर गुणांक वाला तो नहीं लग सकता, तो गुणांक तो अचर है ही नहीं। अगर P और Q x के रूप में आ गए, अगर P और Q अचर हो जाते हैं तो अचर गुणांक वाला लग जाएगा, लेकिन अगर P और Q x के पदों में आ गए तो फिर क्या करोगे। तो फिर 4 विधियां हैं हमारे पास, 4 विधियां, लेकिन व्यापक विधि नहीं है, 4 विधियां हैं पर व्यापक नहीं है, मतलब कभी कभी काम करेंगी, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से या अपने पसंद के सवाल के हिसाब से काम करेंगी। विधियां तो 4 है, भगवान की दी हुई 4 विधियां हैं, लेकिन काम करेगी अपने अपने सवालों पे, मतलब मैं इस पर काम करूंगी, मैं इस पर काम करूंगी, इस हिसाब से सवाल देख कर काम करेगी। तो ये व्यापक विधि को नहीं कि कोई भी सवाल उठाओ और 4 में से कोई भी जो मन माव लगा लो, लाख जैसी ना, यहाँ कौन। पहली विधि है जब CF का एक हल ज्ञात हो, CF का अभी सिर्फ नाम सुन लो, धीरे 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 जैसे अंदर बढ़ेंगे समझ में आता जाएगा। जब CF का एक हल ज्ञात हो, ये विधि का नाम है, पहली विधि। दूसरी विधि है पर सामान्य रूप, पर सामान्य रूप में बदलकर। तीसरा है स्वतंत्र चर को बदलकर। चौथी है प्राचल विचरण। विधियां बहुत लंबी लंबी हैं, विधियां बहुत लंबी लंबी, अच्छे खासे लंबे लंबे सवाल है, कई बार तो छोटे सवाल टुकड़ा पूछ लेता है, पूरा नहीं पूछता, कई बार सिर्फ टुकड़ा पूछ लेता है। जब टुकड़ा पूछ लेता है तब तो मजा आ जाता है, और टुकड़ा नहीं पूछता कई बार बात बिगड़ जाए
पूरा सवाल ही पूछ लेता है भाई पूरा आंसर बताओ कौन सा आएगा, तो तैयार रहना है। टुकड़ा पूछ ले तो मौज है, नहीं पूछे पूरा पूछे तो पूरा क्या हो जाएगा। तो ये 4 विधियां, एक है CF का हल ज्ञात करके, दूसरी है परसामान्य। लेकिन पहले से क्लियर कर दूं, फिर से याद दिला दूं जो मैंने अभी शुरुआत में स्टेटमेंट कहा था कि 4 विधियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 में से कोई भी सवाल पे कोई भी विधि लगा लो और सॉल्व हो जाए, नहीं। हो सकता है कि कोई सवाल ऐसा हो जिसमें चारों ही ना लगती हो, कोई सवाल ऐसा हो जिसपे चारों लगती हो, कोई सवाल ऐसा हो सकता है जिसपे एक लगती हो बाकी 3 नहीं लगती हो। तो कोई गारंटी नहीं ले सकते। पहचान है एक, जैसे जैसे विधि लगाएंगे एक पहचान आएगी। अगर वो पहचान काम कर जाती है, एक पहचान आएगी, अगर वो काम कर जाती है तो फिर ये विधि लग जाएगी। बस एक एक पहचान मिलेगी अभी आपको, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनकी एक पहचान होगी। जैसे याद हो तो सी हम उससे पहले जब पढ़ते थे, जब प्रथम कोटि प्रथम घात की पढ़ी थी तो पहचान थी कि ये सवाल ऐसा आएगा, समघात वाला ऐसा होगा, रेखिक वाला ऐसा होगा। तो ऐसे ऐसे पहचान है, वो अगर काम में लो और उसे पता चल जाएगा। पहले पे आ जाते हैं फर्स्ट पे, जब CF का एक हल ज्ञात हो, जब CF का एक हल ज्ञात हो, पूरक फलन, CF यानी पूरक फलन, पूरक फलन का एक समाकल ज्ञात हो, उसको U बोलेंगे, उसको हम U बोलेंगे। जो एक समाकल दिया गया होगा, या तो सवाल खुद दे देगा मोजी कर दे, या तो खुद दे देगा, और नहीं देगा तो हमारे पास कुछ विधियां हैं जिससे हम वो निकाल सकते हैं। और उन विधियों से नहीं निकला, मान लो ना तो दिया हुआ है ना हमारी जो विधि है उनसे वो यू निकल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये फर्स्ट टाइप का सवाल, पहली विधि का सवाल नहीं है। रिपीट करता हूं दोबारा से, या तो आपको एक हल दिया गया होगा कि भैया ये लो, ये एक हल है, इसको यूज कर लो, बढ़िया मौज, इससे ज्यादा मौज क्या होगी, सीधा ही एक हल दे दिया। नहीं देगा तो हमारे पास कुछ 4-5 तरीके हैं, वो लगा के देख लो, उससे आपको यू मिल जाएगा। मिल गया तो मौज, फिर भी मौज, 2 बार मौज। ठीक है, अगर मान लो ना तो दिया हुआ है ना उन विधियों से निकल रहा है, दोनों से नहीं निकल रहा, तो समझ लो कि ये हमारा पहले टाइप का सवाल है ही नहीं, बात खत्म। तो विधि नंबर 1 कट कर दो, बस ये है कहानी। क्लियर है? ठीक है, चलो मान लो यू दिया हुआ है, ये यू आपको ढूंढ लिया आपने, ठीक है। फिर आपको वी और ढूंढना होगा, यू आ गया, यू के बाद आपको वी ढूंढना होगा, एक वी और ढूंढना होगा। यू तो मिल गया, इसका हल का एक टुकड़ा और है वी, वो आपका इस फॉर्मूले द्वारा निकलेगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी 2/u डी बटा डी एक्स बराबर r/u। ये वाला फॉर्मूला लगाकर 2/u डी और डी एक्स, r/u, और इसे सॉल्व करके v का मान निकाल लो, इससे v निकल जाएगा। u तो आपको पहले से मिला हुआ ही था, v और मिल गया, तो आपका टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा y बराबर uv, y बराबर uv। ये आपका आंसर होगा। थोड़ा लंबा होगा, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आपका लंबा होगा लेकिन सॉल्यूशन निकल जाएगा। पहला इसमें रिपीट कर देता हूं, विधि नंबर 1 में आपको एक हल दिया गया होगा, सवाल खुद चला के आपको देगा कि ये रहा एक हल, लो बेटा और जी लो अपनी जिंदगी। तो वो आपको ऐसे देगा। नहीं देगा तो कुछ तरीके हैं जो भी जस्ट अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि आप इन तरीकों से यू निकाल सकते हैं। अब ना दिया है ना आपके तरीके कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि विधि नंबर 1 का सवाल नहीं है, विधि नंबर 2 अप्लाई करके देखो, वो भी करेगी नहीं करेगी, फिर उसका भी एक तरीका है। तो ये पहचान होगी विधि नंबर 1 की। रिपीट कर दूं, विधि नंबर 1, यू दिया गया होगा या तो खुद चला के कहेगा कि यू है, इसका यूज करो। नहीं बोल रहा है तो कुछ तरीके हैं जो भी अगले बात करेंगे, ये वो तरीके हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यू कौन है। ठीक है, अगर ना तो दिया है ना ये तरीके लगते हैं तो समझ जाओ कि ये हमारा उसका सवाल है ही नहीं। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो आपका पी हो, पी मतलब कौन, जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में है वो पी कहलाएगा, जो वाई के साथ में है वो क्यू कहलाएगा, जो बराबर में है वो आर कहलाएगा, पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपको करना है 1 प्लस पी प्लस क्यू, और उनका जोड़ 0 आ जाता है तो एक आंसर ई की पावर एक्स होगा, मतलब वो जो यू है वो ई की पावर एक्स होगा।
यहाँ पे तो वाई लिखा हुआ है, वाई इसलिए लिखा हुआ है कि उतने हिस्से का आंसर ये है। टोटल आंसर u इंटू वी है, उसका एक आंसर u इतना होगा, u बराबर e की पावर x। हाँ, अगर मान लो ये जीरो नहीं आता है तो 1 माइनस पी प्लस क्यू करके देखो, अगर ये जीरो आ गया तो आंसर e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। चलो ये भी नहीं हुआ तो फिर ये लगा के देखो कि m के किसी मान के लिए ये जीरो हो रहा है, m के किसी मान के लिए m बराबर 1 2 3 4 5 6, क्या किसी m के मान के लिए ये जीरो हो रहा है? अगर ये जीरो हो रहा है तो आंसर e की पावर mx होगा। p प्लस क्यू एक्स करके देखो, क्या ये जीरो आ रहा है? तो देखना जीरो कब आ रहा है, अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब आंसर y बराबर x है। ऐसे ही 2 प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर करके देखो, क्या ये जीरो आ रहा है? ये जीरो आ रहा है तो एक्स स्क्वायर आंसर होगा। फिर नंबर 3, क्या ये जीरो हो रहा है? ये जीरो हो रहा है तो एक्स की पावर m होगा। तो ये अपनी अपनी पहचान, इनमें से कोई भी एक लग जाना चाहिए। अगर लग गया तो विधि नंबर 1 का है, नहीं लगा तो समझ जाओ विधि नंबर 1 का सवाल नहीं है, विधि नंबर 1 का सवाल नहीं। ठीक है, तो ये वो पहचान है यू के मान के लिए। अब ना तो यू दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ बहुत कम ही चांस होता है, देते कभी नहीं है। कंपटीशन में तो कभी नहीं देते, बीएससी में तो जरूर दे देते थे, कई बार बड़ा दिल दिखाते हुए यू दे देते थे कि ये यू है, वी निकाल लो, लेकिन कंपटीशन में कभी भी नहीं देते कि यू, बल्कि यू पूछ लेते हैं कि इसका एक हल क्या होगा। सवाल एज ए सवाल पूछ लेते हैं कि ये द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है, बताओ यू कितना होगा, बताओ यू कितना होगा, मतलब हल सीएफ का एक हल क्या होगा, ये एज ए सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है ना, और एक बार यू मिल जाए तो फिर इसमें रख के वी निकाल लो और फिर यू और वी की गुणा कर दो, टोटल आंसर मिल जाएगा। आ जाओ सवाल ट्राई करें। अब बात समझ में आ गई क्या कहते हो? ये बातें समझ में आ गई जो मैंने अभी बोली है? ये बात समझ में आ गई कि पहले टाइप के सवालों की पहचान कैसे होगी? देखो आ जाओ, पहले पी क्यू आर निकालने। पी क्यू आर निकालने के लिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का भाग दो, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रूप ये माना है, शुरू में मैंने कहा था स्टैंडर्ड रूप ये माना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कितना रखेंगे? एक रखेंगे, ये हमारा एक होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर का भाग देते एक एक्स कट गया, ये लो, ओहो डी वाई बाई डी एक्स तो खा ही गया। ये लो, अब P को और Q को अलग कर लो और R को अलग कर लो। ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। ठीक है, सबसे पहले तो वो बिना M वाले ना इनको ट्राई कर लेना, सबसे पहले तो ये वाला, एक तो 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देख लो, जीरो आ जाए तो मजे ही मजे। 1 माइनस पी प्लस क्यू करके देख लो, एक ये करके देख लो P प्लस क्यू एक्स, ये तीन पहले ये एक तो ये ट्राई कर लो और एक ये ट्राई कर लो, बस ये सिंपल है। पहले इनको ट्राई कर लो, कई बार क्या होता है इनमें ही बैठ जाता है सवाल, फिर इनके और को बीच में ट्राई कर लेंगे। या सवाल को देख के ट्राई कर लो। देखो इस सवाल में मैं अगर P प्लस क्यू एक्स करता हूं तो जीरो आएगा, डेफिनेटली आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। ये रहा मेरा P, ये देखो माइनस, ये रहा P प्लस Q रहा ये, इंटू एक्स, ये एक एक्स से एक्स कट गया और ये प्लस माइनस कट गया और बराबर जीरो आ गया। और P प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो आता है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन इसका U बराबर एक्स है।
ये वाला। ठीक है, एक u मिल गया। क्लियर है ये बात? तो हाँ, एक सॉल्यूशन मिल गया, y बराबर y तो मिल गया, u तो मिल गया। अब v की बात करते हैं। अब v की कहानी, r बटा u मान रख दो, p का मान रख दो, u का मान रख दो और r का मान रख दो। इंटू u का अवकलन 1, r का मान x, u का मान x, माइनस का 2 बटा x कट गया, ये 1 बच गया। लघुत्तम ले लोगे x आ जाएगा, -2 + 2 कट गया, x कट गया, 1 आ गया। ये लो, ये अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण बन गई। अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण d² + dv बराबर 1। पहले CF निकाल लो, अचर गुणांकों वाली बन गई ना। मौसम सुहाना हो रहे, कदमा की कठे हो रहे भाई, मार तो तावड़े तावड़े पड़ रहे, और ऊपर से लाइट है, दुखी कर रखे। d² m² m + 0, m बराबर 0 और m बराबर -1। वो 12 बजे वाली क्लास है, वही डिस्टर्ब हो गई। वो 12 बजे वाली फिर रात को 8 बजे शेड्यूल करनी पड़ी। वो 12 बजे वाली थी तो उसको लाइट चली गई थी, लगभग आपकी क्लास मैंने कंप्लीट की थी, कंप्लीट करने के 10-15 मिनट बाद में लाइट चली गई। और लाइट जाने के बाद में फिर ये रहा कि चलो देखते हैं, लाइट आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। फिर लास्ट में जब 11:55 हो गए, 11:57 ऐसे कुछ हो गए थे, 57 तक देखा मैंने, कहा अब तो नहीं आएगी, नहीं आएगी तो शेड्यूल कर देते, क्योंकि जैसे ही 12 बज जाएंगे और क्लास का टाइम हो गया तो फिर क्लास को रीशेड्यूल नहीं कर सकते आप, उसका टाइम चेंज नहीं कर सकते, सेटिंग है सॉफ्टवेयर की, फिर आप टाइम चेंज नहीं कर सकते। अरे भाई क्लास का टाइम हो गया तो फिर आपको उसको चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने कहा फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर 11:57-58 तक शायद मैंने से वेट किया, आ जाए आ जाए आ जाए, फिर नहीं हुआ तो फिर उसको, फिर ये दिमाग में आपकी करूँ तो कब की करूँ, कितने बजे करूँ क्लास को, 4 बजे कर दूँ, 5 बजे कर दूँ। मैंने कहा नहीं, फिर तो 4-5 बजे क्या पता 4-5 बजे रहे ना रहे, तो मैंने कहा रात को 8 बजे कर देते हैं, रात को तो लाइट देंगे ही देंगे। तो फिर रात को वो 8 बजे कर दी, ये 3 बजे वाली इस टाइम लाइट आ रही है तो ठीक है। अरे अगर जब तक बारिश नहीं आएगी ना तब तक ये दिक्कत खड़ी रहेगी, बारिश आएगी तो थोड़ा सा या थोड़ा टेम्परेचर में कमी आएगी तो है। ये हो गया है ना। और दूसरा क्या है कि ये घोषित लाइटें नहीं है, अघोषित लाइट है। ये कोई घोषित लाइट नहीं है कि मतलब आ गया मैसेज आ गया भाई 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कटेगी, ये वो वाली लाइटें नहीं है। ये वो लाइट है, ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं पे लाइन फॉल्ट हो गई, कहीं कुछ हो गया, ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइट है, ये अघोषित है। ये आ जाए तो 10 मिनट में वापस आ जाए, नहीं आए तो 2 घंटे ही नहीं आए।
एक तो कटौती होती है, कटौती हमारी सुबह रहती है, सुबह वो कटौती करते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, जो भी उनका रहता है वो कटौती कर लेते हैं। फिर ये जो लाइट कटती है उसके बाद वाली, ये लाइट अघोषित करती है ना? समझ रहे हैं अघोषित का मतलब? कोई फॉल्ट आ गया, वोल्टेज लो हो गया, या फिर मान लो किसी का ट्रांसफार्मर जल गया, कुछ इस तरह का जो हादसा होता है, फिर उससे वो लाइट कटती है, फिर वो लंबी चली जाती है। या बिना बताए मान लो कहीं और कुछ हो गया होगा, या कहीं से सप्लाई नहीं आ रही होगी, तो फिर लाइट कट गई, फिर उसका कोई अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी देर में आएगी। और फिर हमारी दिक्कत ये होती है कि क्लास शेड्यूल करें तो कब करें? आने में अभी शेड्यूल कर दूं, मैं अभी 5-12 बजे शेड्यूल कर दूं, मान लो लाइट 1 बजे तक नहीं आए, या मैं 1 बजे शेड्यूल कर दूं, लाइट 12:05 पे ही आ जाए, लाइट आ जाए 12:05 पे ही। ये संकट चल रहा है। एक आएगा, एक को लिख लिया 0 की पावर x। एक ब्रैकेट 0 वाला है, ये 0 दे देगा, तो इसकी जगह 1x आ गया बट्टा फैक्टोरियल 1 आ गया। ये बिना 0 वाला है, पी बराबर आपका x आ गया, तो v बराबर हो गया CF प्लस पी। ये v आ गया। अब दोनों को गुणा कर लो। हाँ यही देख रहा हूँ, फिर क्लास को एक नाइट शिफ्ट में रखूंगा, एक क्लास को, एक क्लास नाइट शिफ्ट में रखूंगा। लेकिन दिक्कत वही है कि नाइट शिफ्ट में भी क्या होता है कि रात को 8 बजे के बाद एसी चल जाते हैं। 8 बजे के बाद में क्या लोग ज्यादातर एसी चला लेते हैं, क्योंकि घर पे आते हैं तो वो लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो फिर वही पावर कट। तो ऐसा टाइम रखना पड़ेगा जिस समय पावर कट ना हो, या पावर कट की संभावना कम हो। अब दोपहर है, इस टाइम पावर कट थोड़ा कम रहता है। y बराबर यू वी, u का मान कितना था x, तो C1x प्लस C2x e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या गड़बड़ कर दी? अच्छा, कुछ खा गया यार। यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ थी, यहाँ -2 था। एक m बराबर 0 आ गया और एक m बराबर 2 आ गया। इस वजह से एक तो 0 हो ही गया, एक 2x हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे C1 C2x, बस। फिर यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा ना। -x/2। हाँ वो दोनों का माइनस का x/2 है ये। तो ये वाला हो गया।
है ना, सी हो जाएगा। हाँ वो तो कांस्टेंट है, वो तो कोई बात नहीं, वो 1/2 इसके साथ आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको C1 डैश कह सकते हैं। ये तो नियतांक है, ये तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं वैसे भी। 1/2 अगर C1 यहाँ पे मैं जो है, यहाँ C1 ये वाला क्या, हाँ इस वाले को मैं अगर 1/2 ले लूं तो ये तो C है, तो C तो नियतांक रहेगा ही रहेगा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि पहले तो आपको u निकालना होता है। फर्स्ट टाइम आप u निकालो कि u जो है वो इनमें से कोई ना कोई एक लगा के देखो, कोई ना कोई एक जरूर लगेगी, कोई ना कोई एक जरूर लगेगी अगर विधि नंबर 1 का सवाल हुआ तो उससे आप u निकाल लो। u निकालने के बाद में v का फॉर्मूला लगा के v निकाल लो। ये लंबा होगा v वाला, ये रहा v का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मान रखो, सॉल्व करो, और अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण इसमें बन जाती है। या तो अचर बन जाती है या कोशी बन जाती है, तो अचर के हिसाब से सॉल्व कर लो, या अचर बन जाए तो अचर के हिसाब से कर लो, या कोशी बन जाए तो कोशी के हिसाब से सॉल्व कर लो। फिर वही CF निकाल लिया, अचर गुणांकों वाली बन गई, अचर गुणांक वाली बनने के बाद में CF निकाल लिया, PI निकाल लिया, और CF प्लस PI को जोड़ दिया जिससे V आ गया। ये V आ गया, U आपके पास था ही, टोटल सॉल्यूशन हो गया y बराबर U इंटू V, U गुणा V। तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि CF का एक भाग बताइए, तो अब इसमें इतना ही पूछा कि सिर्फ एक भाग बताओ, बल्कि ये नहीं पूछा कि पूरा सॉल्यूशन बताओ। तो पूरा सॉल्यूशन नहीं पूछा, अच्छी बात है, ऐसे छोटा सवाल भी पूछ लेता है, खाली एक भाग पूछ लेता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इसको देखो तो ये बहुत लंबा है, ये पूरा द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण को सॉल्व करने जितना हो गया, तो बहुत लंबा हो जाता है, इतनी जगह कहाँ से लाएं, और इतने बड़े को करने में टाइम भी खूब लगे, तो इतना बड़ा हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये कि खाली इतना सा पूछ लिया कि CF का एक भाग बताइए। अब CF का एक भाग निकालने के लिए पहले ये पता कर लो कि P कितना है। P हो गया माइनस का कोट एक्स, फिर Q निकाल लो, Q हो गया माइनस ब्रेकेट 1 माइनस कोट एक्स, ये Q हो गया। R का तो कोई रोल होता ही नहीं है इसमें, ये R हो गया, रहने दो से। P और Q देखो क्या होगा, ठीक है, 1 प्लस P प्लस Q कर लो, देखो 0 आया क्या, 1 P की जगह कोट एक्स माइनस कोट एक्स, Q की जगह माइनस 1 माइनस कोट एक्स, ब्रैकेट खोलने पर कोटेक्स कट गया, एक से एक कट गया, 0 आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो गया y बराबर e की पावर x, तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, y बराबर e की पावर x। अच्छा वो सॉल्यूशन क्या, देखो वो इसलिए आया कि हमारा सॉल्यूशन आया y बराबर C1 x प्लस C2 x e की पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जो C1 C2 है ना, इनकी तरफ फोकस मत करो, ये कितने भी हो सकते हैं, ये कितने भी हो सकते हैं, C1 C2 ये कितने भी हो सकते हैं। मेन चीज हमें क्या देखनी है उत्तर में, उत्तर में हमें ये देखना पड़ता है कि x किसी नियतांक के साथ आ रहा हो, x इंटू ई की पावर 2x किसी नियतांक के साथ आ रहा हो, और फिर एक ये आ रहा हो, बस ये तीन चीजें होती है। नियतांक हम कितना भी ले सकते हैं, नियतांक हम C1 ले सकते हैं, C1 का स्क्वायर ले सकते हैं, अंडर रूट C1 ले सकते हैं, ये नियतांक है। तो अगर 1/2 C1 है तो भी वो नियतांक ही है, उसको आप ऐसे मत सोचो कि C1 का मतलब C1 ही होना चाहिए। C1 का मतलब है अचर, और अचर का मतलब C1/2 भी तो अचर ही होता है। अगर 5 अचर है तो 5/2 भी तो अचर ही होता है। अगर 7 अचर है तो 7/4 भी तो अचर ही होता है, 7 की पावर 3 भी तो अचर ही होता है, अंडर रूट 7 भी तो अचर ही होता है, तो वो अचर है। तो यूं समझो कि हमारा सवाल वो है जिसमें x हो, उसके आगे अचर हो, प्लस x इंटू ई की पावर 2x हो, उसके साथ अचर हो, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 हो। ऐसा आंसर कौन सा है, वही आंसर है। अब इसमें देखो ये वाला आंसर, ये रहा हमारा x इंटू ई की पावर 2x, इसके साथ अचर है, x के साथ अचर है,
और फिर माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा पर सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म। ये इस बार आया था, इस बार कॉलेज लेक्चरर में ना इस पे सवाल आया था। ये नॉर्मल रूप या पर सामान्य रूप कहते हैं इसको, कि पर सामान्य रूप में बदल के सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी अवकल समीकरण हमें दी गई है, उस अवकल समीकरण को हम इस अवकल समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। इसको पर सामान्य रूप कहते हैं, इस अवकल समीकरण को पर सामान्य रूप कहते हैं। अब इसमें कुछ नए नाम देखोगे आप, एक आई आ गया, एस आ गया, ये जो दो नए नए नाम है, इसमें आई जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आई जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आई बराबर होता है क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डीपी बटा डीएक्स। डीपी बटा डीएक्स है या डीपी बटा डीएक्स का स्क्वायर है? एक मिनट, ठीक है, डीपी बटा डीएक्स यही है। ठीक है, इसमें आपको आई निकालना है और इस सवाल की पहचान होगी कि पर सामान्य रूप का है या नहीं है, वो आई बताएगा। अगर आई अचर आया, या तो आई अचर आएगा, या अचर नहीं आया इन केस, तो अचर बटा एक्स स्क्वायर आएगा। बस इन दो में से कोई ना कोई आएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आता है आई, तो समझ जाओ कि वो पर सामान्य रूप का सवाल नहीं है। ये पर सामान्य रूप की पहचान होती है, ये पर सामान्य रूप की पहचान होती है। आप आई निकालेंगे, आई या तो अचर आएगा, मतलब 5, 15, 1, -1, -2 कुछ आ जाएगा। नहीं आया कोई बात नहीं, या फिर 2/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर 5/x स्क्वायर, इस टाइप का कोई आएगा। एक्स स्क्वायर नहीं, बट्टा एक्स स्क्वायर, इन दो में से कोई ना कोई आएगा। अगर इन दो में से कोई नहीं आता है तो समझ जाओ कि वो पर सामान्य रूप का सवाल नहीं है, मतलब सेकंड टाइप का भी नहीं है। फिर तीसरी विधि पे चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए कई चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। एक यू जो होगा, यू को अलग से निकालना पड़ेगा। आई तो इससे निकल ही जाएगा, ये रहा। इसमें मान रखो आई निकल जाएगा। आई जैसे मैंने बताया, या तो अचर आ जाएगा या अचर बटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एस आप इस फॉर्मूले द्वारा निकालेंगे, ये रहा, ये फॉर्मूला आपका एस देगा। एस बराबर आर ई की पावर 1/2 ई के ऊपर, ई के ऊपर 1/2 ऐसा करके एस आएगा। आई आ जाएगा, एस आ जाएगा, वो यहाँ रख दो, आई की जगह आई, एस की जगह एस। और इस समीकरण को सॉल्व करके वी निकाल लो। तो क्या यू दिया हुआ है? नहीं, यू बराबर होता है इसका ई की पावर -1/2 समाकलन पी डी एक्स, इससे यू निकलेगा। और u और v दोनों निकल जाए तो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर uv। वैसे ही y बराबर uv, यहाँ पे u अलग तरीके से आएगा, v अलग तरीके से आएगा। पिछली विधि में अलग तरीका था, इस विधि में अलग तरीका है। हर विधि का अपना अपना तरीका होता है। तो इस विधि का u इस तरीके से निकलता है और v इससे निकलता है। ठीक है, एक सवाल समझ लो, जब बात समझ में आ जाए। तो पहले तो एक्स स्क्वायर का भाग दो, एक्स स्क्वायर का भाग देने पर ये हो जाएगा हमारा d2y, ये लो। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब पता कर लो P कितना है, Q कितना है और R कितना है। ये तो रहा आपका P, ये रहा Q, ये रहा R। हो गया। हाँ, अब एक चीज कर लेना, यहाँ पे एक कम कर लेना, पहले उसको देख लो कि क्या ये पहली विधि का सवाल है क्या। क्योंकि यहाँ तो हम कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अपने आप ही द्वितीय विधि का है। तो कई सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली विधि से भी हो जाए, दूसरी विधि से भी हो जाए, दोनों से हो जाए।
ऐसे सवाल होते हैं जो दोनों से हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे होता है तो उससे कर लो, उससे करना चाहो उससे कर लो, अगर वो लग रही है तो उससे कर लो, या वो नहीं लग रही है तो फिर दूसरी ट्राई करके देख लो। तो अगर वो देखें तो शायद मुझे नहीं लगता, आपको लगता है? नहीं, को नहीं, है ना, वो नहीं लगती ना, वो वाली पहली वाली विधि नहीं लगेगी, है ना। अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करूं तो क्या जीरो आएगा? इसमें मैं अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू करूं तो जीरो आएगा? कहीं लगा था ने थर्मन के वे कि अगर इस केस में मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करूं तो नहीं आएगा, डन, ठीक है। दूसरा ट्राई करते हैं, अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू करूं तो, अगर मैं 1 प्लस पी प्लस क्यू करूं तो जीरो नहीं आ रहा, और 1 माइनस पी प्लस क्यू करूं तो भी जीरो नहीं आ रहा, और p प्लस क्यू एक्स करूं तो भी जीरो नहीं आ रहा, मतलब ये फर्स्ट टाइप वाला सवाल नहीं है, ये फर्स्ट टाइप का सवाल नहीं है। तो एक बार पहले कंफर्म कर लेना फर्स्ट टाइप का सवाल है या नहीं, क्योंकि आज तो आपको पता है, आज तो पता है क्योंकि कर रहे हैं, हमें पता ही है कि भाई परसामान्य कर रहे हैं, लेकिन पेपर में कैसे पता चले? पेपर में थोड़ी अचानक कि आप सीधी विधि पे आ जाएंगे, पेपर में तो आप यही करेंगे ना, पहले वो वाली लगा के देखेंगे, वो नहीं लगी तो फिर पर सामान्य पे आओगे, पर सामान्य नहीं है तो फिर स्वतंत्र चर पे आओगे, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही आओगे। तो पहले वो लगा के देख ले एक बार, कंफर्म करो कि नहीं है, डन। अगर होता तो फिर वो विधि लगा देते, बात ही खत्म, यहाँ आते ही नहीं। अब ये नहीं लग रहा तो दूसरी पे आनी पड़ेगी, दूसरी में कि है या नहीं है दूसरे के, तो आई को बुलाओ, आई बताएगा, आई बराबर क्यू माइनस 1/2, 1/2 या 1/4, 1/4। मान रखो Q का मान है हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 2 बट्टा x² माइनस 1/4 p का स्क्वायर, p का स्क्वायर हो जाएगा 4 x प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा x² माइनस 1/2 p का अवकलन, p का अवकलन करूंगा तो पहले p को थोड़ा सा खोल लूं, अलग अलग करने पर 1 प्लस 1/x, है ना। तो अवकलन आ जाएगा, माइनस का तो 2 बार है ही, 1 का अवकलन 0 और 1/x का माइनस 1/x², माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कट गया, जीरो, बढ़िया, बहुत सुंदर, इससे सुंदर और क्या होगा। आई जीरो आ गया, मैंने पहले कहा था या आई अचर आएगा, अचर नहीं आएगा तो 1 मतलब अचर बट्टा x² आएगा, इन दो में से कोई आएगा। अच्छा बता, राज की बात बता देता हूँ कि ऐसा क्यों मान रहा हूं मैं, क्यों हम कहते हैं कि यही आएगा। उसका बड़ा कारण है कि यदि आई अचर आता है तो ये अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण बन जाएगी, आई अगर अचर आया तो ये अचर गुणांक वाली बन जाएगी, आई अगर अचर आया तो अचर गुणांक वाली बन जाएगी, अचर गुणांक वाली बनते ही सी एफ और पी आई से सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म, सी एफ और पी आई से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ,
पहले वो लगाना है, उसमें कोई जीरो ना आए तो समझ जाओ कि फर्स्ट टाइप का सवाल नहीं है। फर्स्ट टाइप का नहीं है तो फिर सेकंड टाइप का होगा, फिर सेकंड पे होगा। अब अगर अचर आई अचर नहीं हुआ तो आई अचर नहीं हुआ तो अचर बटा एक्स स्क्वायर आएगा, और अचर बटा एक्स स्क्वायर आएगा, पूरे सवाल को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कोशी बन जाएगा, फिर कोशी वाला समघात बन जाएगा। तो या तो कोशी वाले समघात से हो जाएगा, या तो कोशी वाले समघात से हो जाएगा, और या फिर अचर गुणांक वाले से हो जाएगा। तो दोनों में ही कोई ना कोई लग ही जाएगा, फिर इसका वी का आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था आई दो में से एक आएगा, आई दो में से एक आएगा, या तो आई अचर आएगा ताकि अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण बन जाए, ना आया तो ए बटा एक्स स्क्वायर आएगा ताकि एक्स स्क्वायर से गुणा करते ही कोशी बन जाएगी और कोशी के हिसाब से सॉल्व हो जाएगी। दोनों में से कोई एक लग जाएगा। फिलहाल चलो बढ़िया, एस का मान निकालते हैं। एस का मान होता है आर इंटू ई की पावर 1/2 समाकलन पी डी एक्स, लेकिन आर का मान 0 है इसलिए एस का मान 0 आ गया। आर का मान 0 था इसलिए एस का मान 0 आ गया, तो आपका एस भी खत्म हो गया, आई आपका 0 हो ही गया। सबसे बढ़िया काम, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, आई 0 एस 0 डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब बारी बारी से दो बार समाकलन कर लो, सीधा हो जाएगा। पहली बार समाकलन करने पर वी ए का अवकलन कम हो गया, 0 का समाकलन 0 हो गया, समाकलन नियतांक C1 आ गया। दोबारा से समाकलन करने पर वी C1 x प्लस C2, ये आपका v आ गया। अब y u निकाल लो, u बाकी रह गया, u बराबर है हमारा e की पावर -12 पी डी एक्स। p को मान -2 1 + 1/x और dx, 2 से 2 और माइनस से माइनस कट गया, e की पावर 1 का समाकलन x 1/x का log x, अलग अलग करने पर e की पावर x इंटू ई की पावर log x, e की पावर x का e की पावर x इंटू ई की पावर log x का x हो गया, तो x इंटू ई की पावर x आ गया। अब टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू यू वी, y है x e की पावर x, v है C1x प्लस C2, तो ये हो गया C1 x स्क्वायर e की पावर x, पढ़ा रहने दो बाहर ही, अंदर नहीं ले जा रहा है। ये आपका आंसर आ गया। आ गया समझ में? हाँ बहुत लंबे हैं ये क्या बहुत लंबे होते हैं, जबकि अगर ये बताऊं तो ये आया है, ये जो है ना, ये इस बार कॉलेज लेक्चर में आए हुए सवाल है, ये पूरा सवाल आया था पूरा टोटल। इसमें तो फिर भी वो वाला 0 हो गया, आर एस 0 हो गया क्योंकि आर 0 हो गया था, उस सवाल में तो पूरा था, पूरा का पूरा कंप्लीट सवाल। कॉलेज लेक्चर में तो कंप्लीट आया है एकदम पूरा सब कुछ, लोगों ने किया ही है, लोगों ने किया ही है। और फर्स्ट पेपर मैंने आप लोगों को बताया भी था, कई लोग ऐसे थे जो 150 में से 120 तक, 110 120 तक जा रहे हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड में तो जान निकाल दी, लेकिन फर्स्ट पेपर में तो 110 120 तक जा रहे हैं 150 में से, और वो भी इतने लंबे लंबे सवालों के साथ। ठीक टेंशन ना ली, उत्तर याद कर रहा क्या, ते स्ट्रेस में आ जाओगा, स्ट्रेस ना लियो, उत्तर याद करके बैठे है सर रटेड। अगर गोखरू में से आगे हो, नवकार में से सवाल आगे हो, तो बनी अट्ठा है कि पेज नंबर 54 में 5वीं लाइन के पर उत्तर है। बन है ना वो सवाल, पता है सवाल के बाद में मैंने ऑप्शन देना दूध को नहीं कि ए है बी है सी है डी है, मैं यहाँ लिख सके, अगर मैंने जगह खाली छोड़ दो ना तो यहाँ लिख कर बता सके कि गोखरू पब्लिकेशन की किताब के पेज नंबर 54 के तीसरी लाइन के अंदर दाई साइड में ये उत्तर लिखा हुआ है, अटक बता दे वे लोग, यहाँ रट कर बैठे। और वो सेकंड फर्स्ट पेपर में तो ये था, सेकंड पेपर किताब में से आया नहीं,
नहीं आया तो उसमें थोड़ी हालत खराब हो गई। अच्छा, हे राम के जीके कौन रटोगे थे जीके कौन रट रहे हो? जीके थे दिन रात रट रहे हो, जीके भी तो रट रहे हो मैथ्स। फिर भी मैं किशोर की दिक्कत आवे, भी मैं इसी की दिक्कत आवे, जीके भी तो दिन रात लाग रहे हो, पानी पी पी कर रट रहे हो। कौन रट रहे हो? जीके रट रहे हो तो मैथ्स में कत्तो बेचारा जोर आवे बेबी। बा अगर समझ रहे हो कि जीके में समझ करिए, मैं यहाँ समझ रहा कि आसाम में वो बगीचो है, कई तो बगीचा गायब हो चुका, लेकिन थारकन जीके में अभी भी जीवित है। कई बगीचा तो अगर थारा जीके ले अगर बैठा चले जाओ ना आसाम में, और बैठा जा देखे कि अच्छा वो पार्क बतायो और वो बतायो, पार्क गायब हो चुका, नामो निशान गायब हो गया वहां पाएगा। लेकिन थाने बेरो है कि वे पार्क हाँ। कई नदियां यहाँ की है जो लुप्त हो चुकी, शायद हजारों साल हो गए सिवान लुप्त हो यहाँ, लेकिन थाना अभी भी बेरो है कि कौन सी नदी कटू बेचती है ना। तो थाना अभी तक याद है कि कौन सी नदी क्या बेचती है ना। सही गलत है, बहुत सारी नदियां तो गायब हो चुकी है, लेकिन थे याद कर रखी हो। बहुत सारी तो इमारतें गिर चुकी, लेकिन थाने याद है कि हम खिड़कियां कत्ती, हम दरवाजा कौन सा लाग रहा, और कौन बाने बनाई, कद बनाई, बाका घर का भूल गया। राजा महाराजा का घर का ना, जिका पोता पड़पोता बे भूल चुक्या कि बाका दादाजी को के नाम हो, लेकिन थाने याद है कि का दादो कौन हो, दादी कौन, कटू ब्याह करके लाया, के बाको गोत्रो, और सब थाने याद है। चलो ठीक है, मैथ्स मैथ्स रटता, तो मैथ्स रटने में कहाँ है, जब जीके में इतना रटा हुआ है तो फिर मैथ्स में कहाँ दिक्कत आएगी आपको। अपनी शक्तियां भूल गए, थाने शक्तियां याद दिलाऊंगे, थे शक्तियां भूल गया था हाली, कि थे दिन रात रट रहे हो, दिन रात, और मजबूरी है थारी रटनी, बालक बात है, लेकिन तो दिन रात रट रहे हो, तो रटता रटता थोड़ा मैथ्स खानी चले गया तो क्या दिक्कत है भाई। 4 घंटा कंटिन्यू रट रहा, अचानक आधी घंटा मैथ्स का नहीं रट चला गया, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा वो भी याद कर लो। आ जाओ, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अवकलन करा, देखो अवकलन का चिन्ह है, पहले इसको थोड़ा सरल कर लो समीकरण को। तो ये गुणा में है और अवकलन कर रहे हो, तो x को बाहर छोड़ दिया, dy बाई डी एक्स का हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर dy बाई डी एक्स छोड़ दियो, x का अवकलन 1, गुणा का नियम, गुणा का नियम, गुणा का नियम से अवकलन हो गया, माइनस इनका हो गया गुणा के नियम से, फिर इसका, dy बाई डी एक्स कैंसिल, ये लो, ये सवाल बन गया। तो ये हमारी समीकरण बन गई, एक्स स्क्वायर का भाग दे दो,
एक्स स्क्वायर का भाग देने पर। क्या पता, हो जाता है, प्रेशर में आते सब हो जाता है, प्रेशर में आते सब याद हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि कई बार आप बार बार दोहराते हो। अब वो जो बच्चे होते हैं वो लोग क्या रहते हैं, कई बच्चे देखोगे ऐसे हैं जो सीनियर से ही वो पढ़ने वाले होते हैं, सीनियर से क्या पढ़ने वाले होते हैं, और सीनियर में उन लोगों ने जब कॉलेज में आते हैं तब वो याद करना सीख जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में भी देखते हैं आप, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो याद करना कॉलेज में याद करना सीख जाते हैं। उन्हें जो समझ में नहीं आता वो उसको याद कर लेते हैं, जो समझ में आता है उसको समझ लेते हैं। कॉलेज में देखते होंगे, आपके साथ रहे हो स्टूडेंटों में कोई एक दो ये ऐसा याद आता होगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझते हैं, जितना समझ लेते हैं, जितना नहीं समझ में आता उसको याद कर लेते हैं, और उनका काम आराम से चलता है और बढ़िया तरीके से चलता है। अब ये जो बच्चा कंपटीशन में आता है तो ये आगे भी कला दिखाता है अपनी, यहाँ पे भी ये वही करता है, जितना समझ में आ गया अब आगे रट लिया, वो रट्टा मार मार के बैठा होता है। और फिर कोई अजीब भी नहीं है ना रट्टा मारना। जैसे मैं बता रहा हूँ, जीके जब आप पढ़ ही रहे हो, जीके आप याद करते ही हो, इतना इतना जीके आप याद करके बैठे हो, तो वो रट्टा मारना ही तो है। कितना समझे आपने, और समझ भी क्या सकते हो उसमें, उसमें समझ भी क्या सकते हो, है ना, उसमें क्या समझ सकते हो। सोच के देखो, हुमायूं का बेटा अकबर था तो अकबर था, अब इसमें समझने वाली क्या चीज है, याद ही किया जा सकता है ना, इसमें याद ही किया जा सकता है, इसमें कुछ समझा जा ही नहीं सकता। वहां पे वो छतरी वहां है तो वो वहां ही है, वो छतरी में अगर 56 खंबे है तो 56 खंबे ही हैं, वो पर्वतमाला वहां है तो वहां ही है, तो इसमें कहाँ है समझने वाला, कुछ भी नहीं है। एज इट इज याद करने वाला है तो याद कर ही रहे हो, रट्टा मार ही रहे हो। तो वो रट्टा मारते मारते अगर मैथ्स के 8-10 सवालों में रट्टे मार लिए तो कितना फर्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल से मार लेना चाहिए, है ना, इसे परहेज नहीं करना चाहिए, ज्यादा परहेज करे भी ठीक को नहीं। PQR0 हो गया, P हो गया -2/x, Q बराबर 2 + x² और R0। तो इसमें देख लो, पहले अपना कोई रूल लग रहा है क्या, फर्स्ट टाइम वाला कोई रूल लग रहा है। नहीं, है ना, नहीं, ठीक है, चलो आई पे आ जाओ फिर। एक आ गया, मतलब IHR आ गया, ठीक है, बढ़िया। IHR आ गया और S0 आ गया क्योंकि R0 है, R का मान 0 है इसलिए S का मान 0 हो गया। D²V dx² + IV बराबर S, ये हो गया D²V/dx² + I का मान है हमारा 1, V S का मान 0। ये बन गई अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण। CF निकल जाएगा ± आयटा, सहायक समीकरण, सहायक समीकरण M बराबर आ जाएगा ± आयटा। अल्फा का मान 0 हो गया और बीटा का मान 1 हो गया, तो इसका आपका CF बन जाएगा C1
कॉस और साइन जो भी लगाना चाहो x प्लस C2, क्योंकि आंसर मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, आंसर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो इसको आप साइन में भी लिख सकते हैं, कॉस में भी लिख सकते हैं, याद है ना, इसके कई तरीके होते हैं लिखने के, इसके कई तरीके होते हैं लिखने के। इस शीट में है क्या? ये रहा, है ना। जब आपके पास काल्पनिक रूट आते हैं तो आप इस तरीके से अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान 1 है, तो C1 साइन x प्लस C2 लिख सकते हैं या C1 कॉस x प्लस C2 लिख सकते हैं। और मैंने इसलिए लिखा ये क्योंकि आंसर इसी में लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसा आंसर होगा वैसा ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये आ गया। अब पी आई 0 हो जाएगा क्योंकि बराबर में 0 है, इसलिए पी आई 0 हो जाएगा। पी आई 0, पी आई 0 क्यों? क्योंकि बराबर में 0 था, पी आई 0 हो जाएगा। और ये सी एफ हो गया, ये पी आई हो गया, v बराबर सी एफ प्लस पी आई। ये v आ गया। अब u का मान निकाल लो। u बराबर होता है e की पावर माइनस हाफ समाकलन पी डी एक्स। p का मान है माइनस का 2/x, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 1/x का हो गया log x, ये x हो गया, u बराबर x आ गया। y बराबर हो गया u इंटू वी, तो वो हो जाएगा x इंटू C1x कॉस x प्लस C2। वैसे देखो साइन वाला भी सही है क्योंकि आंसर कॉस और साइन दोनों में आ सकता है, लेकिन जैसे सुधांशु कह रहा है कि किताब में सिर्फ कॉस वाला ही दिया हुआ है, साइन वाला नहीं दिया हुआ, क्योंकि जिस लॉजिक से कॉस आता है उसी लॉजिक से साइन भी आता है, जिस लॉजिक से कॉस आता है उसी लॉजिक से साइन भी आता है, लेकिन किताब में कह रहा है साइन नहीं दिए। किताब में दे रखे यार, किताब में साइन और कॉस दोनों दे रखे भाई, तो क्यों ना, जिसे कॉस आवे जी लॉजिक से, जिस लॉजिक से कॉस आता है उससे साइन भी आता है। हाँ सही कह रहा है, अनिल भी कह रहा है आ रहा है, किताब में है, दोनों है, तो ये दोनों ही आंसर हो गए, ए भी हो गया और सी भी हो गया। साइन में लिखो चाहे कॉस में लिखो, आप दोनों में लिख सकते हैं। जेपीएच नहीं, मैं नवकार की बात कर रहा हूँ, नवकार में दोनों दिए हुए हैं, कॉस का भी दिया हुआ है, साइन का भी दिया हुआ है। हाँ ए और सी दोनों सही है। ठीक है, ये थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पहले इसमें कई चीज़ें, पहले आप आई निकालते हो, फिर आई एस निकालते हो, अच्छी बात है आर 0 आ रहा है इसलिए एस कम हो गया, वरना एस का और ऐड हो जाता है, एस और निकालो, अगर एस कुछ होता तो पी आई भी होता, फिर एस के लिए पी आई भी होता, तो सी एफ भी होता, पी आई भी होता, टोटल सी एफ प्लस पी आई करना पड़ता, तो ये भयंकर लंबा जाता, है ना, ये लंबे जाते हैं। नहीं, नवकार में दोनों है, कॉस भी है साइन भी है। नवकार में मेरे पास जो किताब है 119 के पेज पे दोनों दिए हुए हैं, साइन और कॉस दोनों होंगे ही, बिल्कुल दोनों होंगे। हाँ टाइम ज़्यादा लेंगे, ये चीज़ें टाइम ज़्यादा लेंगी, इनको छोड़ नहीं सकते। चलो एक विधि और लेते हैं, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। एक मिनट रुको, पानी पी लूं।
स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि, इस विधि में क्या होता है, दो विधियां तो हो गई, तीसरी विधि है कि जो स्वतंत्र चर है x उसको हटा दिया जाए और x को हटाकर z लाया जाए, x को हटाकर z लाया जाए। अब z में ऐसा क्या है, x में ऐसा क्या है, x में तो ये दिक्कत थी कि x के जब x था तो p और q आपके अचर नहीं आ रहे थे, p q जो है वो अचर नहीं आ रहे थे, और p और q अगर अचर नहीं आएंगे तो अचर गुणांक वाली विधि नहीं लग सकती, और अचर गुणांक वाली विधि नहीं लगेगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो स्वतंत्र चर वाला है वो तरीका ऐसा है कि वो कहता है अगर आप स्वतंत्र चर को बदल देते हो, मतलब अगर आप x को बदल देते हो तो बदलने के बाद एक नया चर आ जाएगा जिससे आपकी अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण में बदल जाएगी, अचर गुणांकों वाली में, और अचर गुणांकों वाली में बदल जाए फिर सॉल्व कर लो, बाद में उस z की जगह वापस से x रख देना। तो बड़ा सुनने में अच्छा लगा, है ना, सुनने में अच्छा लगा कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक z लाएंगे x के पदों में और जो x वाली समीकरण है उसको पूरा बदल देंगे z में, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका P1 जो होगा वो अचर होगा, Q1 अचर होगा, R1 अचर होगा, PQR1 तीनों अचर हो जाएंगे। हम ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे, ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे, ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे कि ना PQR हट जाएंगे, उसकी जगह अचर आ जाएंगे और x का विलोपन हो जाएगा और पूरा समीकरण z में आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले बताओ ऐसा क्या करने वाले हो, ऐसा कौन सा जादू करने वाले हो, ऐसा क्या जेड रखने वाले हो कि पूरे समीकरण में पी क्यू आर एक्स के फलन हट ही जाएंगे, सब कुछ जेड में आ जाएगा और जेड में भी आ जाएगा और अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण भी बन जाएगी, दोनों हो जाएंगे। ऐसा काम कौन कर सकता है? तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं कि ये रहा P1, ये रहा Q1 और ये रहा R1, ये तीन फॉर्मूले हैं P1, Q1, R1। आपको अपने पुराने वाले PQR देने हैं और नए PQR ले जाने हैं, पुराने देने हैं नए ले जाने, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, PQR देने नए PQR ले जाने, P1, Q1, R1, ये आपको नियतांक मिलेंगे। अब इसमें यहाँ क्या करना है, एक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम Q1 को अचर मानेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो है वो मान लो। Q1 को अचर मान लो, कोई भी संख्या मान लेना, अपनी मर्जी से मान सकते हो। Q1 को अचर मान लेंगे, Q आपको दिया हुआ ही है, और यहां से इसको वज्र गुणा करके Z को x के रूप में निकाल लेंगे, Z को x के रूप में निकाल लेंगे। अब Q1 तो मान लो हमने अचर मान लिया, लेकिन Q1 के अचर मानने से P1 R1 थोड़ी अचर हो जाएगा, लेकिन सवाल ऐसे दिए गए होंगे हमें कि यहाँ से जो आप Z को x के पदों में निकालेंगे और उसको जब यहाँ पे रखोगे तो आपको P1 और R1 दोनों अचर मिलेंगे, P1 और R1 दोनों अचर मिलेंगे, और फिर आपके अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण बन जाएगी। इसको सॉल्व कर देना, बाद में z का मान पुनः वापस अपनी जगह पे रख देना, काम खत्म। आ जाओ सवाल करवाता हूँ जिससे बात समझ में आएगी, यूं तो समझ में नहीं आएगी। और थोड़ा सा पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, थोड़ा वहां देखो, थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ भी कई बार देखो, बार बार, और फिर भी किंतु परंतु रह जाए तो एक बार फाउंडेशन वाले लेक्चरों में जाके झांक के वहां से भी आ जाना, तो फिर तो सारी शंकाएं ही खत्म हो जाएगी, फिर तो मेरे ख्याल से कोई शंका रहेगी नहीं। एक बार मैं फॉर्मूला चेक कर लूं। ठीक है, सब सही है। आ जाओ सवाल के लिए, पी तो ये हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। अच्छा एक चीज बताऊं आप लोगों को, शायद यहाँ आपको आश्चर्य लगेगा, आपको लगता होगा कि ये सवाल लंबे हैं, ये लंबे हैं, ये इसलिए लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो। और एक चीज ये भी बता, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप फर्स्ट टाइम निकालते हैं ना, फर्स्ट टाइम निकालते हैं तो ये वैसे ही होता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी के गांव जा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, तो जब आप जाते हैं तो आपको लगता है पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, क्यों? क्योंकि हर चीज नई होती है, हर चीज नहीं होती है, खंबा आ रहा है वो भी नया है, पहली बार ही देख रहे हो वो वाला खंबा,
वो खंबा पहली बार देख रहे हो, वो गली पहली बार देख रहे हो, वो नुक्कड़ की दुकानें पहली बार देख रहे हो, वो चेहरे पहली बार देख रहे हो, हर चीज आपको पहली बार देख रहे होते हैं। तो आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा होता है, क्योंकि नई नई चीजें दिख रही होती है, तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा होता है, याददाश्त बढ़ रही होती है, तो उसमें आपको परेशानी होती है, तो आपको लंबा समय महसूस होता है। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं तो आप देखिए समय ऐसा लगता है बहुत धीमा बीत रहा है, समय बहुत धीमा बीत रहा है, लेकिन घड़ी तो वैसे ही चलती है ना, घड़ी तो नॉर्मली चलती है, लेकिन आपको लगता है समय धीमा चल रहा है। वहीं आप बहुत खुश होते हैं, अच्छी मूवी देख रहे होते हैं, आपको लगता है टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, घड़ी तो वैसे ही चल रही है। तो दोनों ही केस में टाइम नहीं तेज हुआ, बल्कि हमारा जो इमोशंस था उसके हिसाब से चेंज हो गया। ऐसे जब आप जब पहली बार किसी के जाते हैं, तो आपको जाते टाइम रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब आप वापस आते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं, तो आपको वही रास्ता हाफ लगने लग जाता है, आधा लगने लग जाता है। क्यों? अब आपने ज्यादातर चीजें देख ली है, अब वो आपको दोबारा से सरप्राइज नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको अब टाइम तेज चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सेम वही बात है, जब सवाल को आप फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं ना, ये पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए आपको लग रहा है बहुत लंबे, बहुत टाइम खाएंगे, लेकिन जैसे इन सवालों को आप 2 या 3 बार निकाल लो, 2-3 बार करके देखो, फिर देखो कमाल क्या होता है, फिर एक आपकी राय ही बदल जाएगी कि ये लंबे है क्या। फिर आपको हाँ थोड़े तो बड़े हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि करे नहीं जा सकते। देख लेना, चाहे ट्राई करके देख लेना। तो आप जिन लोगों के लिए भी बताते हैं कि वो ऐसे करते हैं, तो मुझे उनमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी देना चाहता हूँ कि वो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बार बार निकालते रहते हैं। बार बार निकालने से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और जब स्पीड होती है तो फिर जल्दी से आप चीजों को पूरा कर पाते हैं। तो ये इसलिए ये मत सोचिएगा ये लंबे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए लंबे लग रहे हैं। तो PQR यहाँ से पहले Q1 वाले से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तो आपको हर बार हर नया फॉर्मूला पहली बार देखा हुआ लग रहा है, तो लंबा लग रहा है। Q1 अपनी मर्जी से जो मन में आए वो ले लेना, और कुछ रेलेवेंट लो तो और अच्छा है, सवाल से मिलता जुलता ले लो तो और अच्छी बात है, और ना भी मिलता जुलता लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो जैसे मैंने Q1 बराबर 1 ले लिया और वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दो, समाकलन बस समाकलन नियतांक मत लगाना, क्योंकि हमें x में और z में संबंध चाहिए। हमें समाकलन नियतांक का क्या करना, हमें समाकलन नियतांक का क्या करना, ये dz बटा dx लिख लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, ये हो गया। अब R1 निकालो, R1 बराबर आपका हो गया R बटा dz बटा dx। लेकिन अच्छी खबर है ये है कि R 0 है, R 0 है, इसलिए R1 भी 0 हो गया। तो चलो Q1 अचर हो ही गया, R1 अचर हो ही गया। अब बात आती है P1 पे, तो P1 निकालते हैं, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस P और डी जेड बटा डी एक्स, डी जेड बटा डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका एक बार अवकलन और कर लो, तो ये 2 पावर आगे माइनस 2 बटा एक्स क्यूब। P का मान है डी जेड बटा डी एक्स है 2 बटा एक्स है ये, और डी जेड बटा हो गया ए बटा, ऊपर वाला कट गया, 0 आ गया। तो ये बढ़िया, P1 0 हो गया, Q1 1 हो गया, R1 भी 0 हो गया। तो बस इसमें मान रख दो, डी स्क्वायर वाई बटा डी जेड स्क्वायर प्लस P1
P1 का मान 0, Q1 का मान 1, R1 का मान 0। ये बन गया d स्क्वायर प्लस 1y बराबर 0। CF आ गया प्लस माइनस आइटा, Z प्लस C2। Z का मान रख दो, Z का मान कितना है, -a/x। इस बार भी कॉस और साइन दो उत्तर हो गए। पता है इन सवालों की एक अच्छी बात है, ये सवाल गलत नहीं जाते, ये सवाल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आते हैं। पेपर में क्या होता है कि कई बार ऐसा मौका भी आता है जब आप ऐसे सवालों को ढूंढते हैं जो चाहे समय थोड़ा सा ज्यादा ले ले लेकिन वो गलत नहीं जाए। अगर पेपर का अनुभव है अगर आपके पास और आप लोगों ने कभी पहले कुछ पेपर दिए हुए हैं, तो आप पेपर के दौरान कई टाइम पे ऐसे होते हैं, कई सवालों में आप फंस जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उस समय आप ये नहीं देखते कि कौन से सवाल आपको आते हैं, आप वो देखते हैं कि ऐसे कौन से सवाल है, चाहे वो लंबे हों, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले ले, लेकिन वो मेरे से हो जाए, 2-3 सवाल ऐसे मिल जाए जो मुझसे हो जाए, चाहे थोड़े से लंबे क्यों ना हो, तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, पेपर करने का मेरा कॉन्फिडेंस वापस से गेन हो जाए। तो उस समय आप इन सवालों को ढूंढते हैं। ये सवाल थोड़े से लंबे हैं, लेंदी है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 10 मिनट ले लेंगे, नहीं, ये 1 से 2 मिनट में ये सवाल हो जाता है। अगर आप पेन को फटाफट चलाएं और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो 2 मिनट में आप इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल गलत नहीं होते क्योंकि इनमें गलत की कोई जगह ही नहीं होती, इनमें गलत होने की जगह नहीं होती। ये सवाल परेशान नहीं करते आपको, ये सीधे सीधे लंबे हैं, लेंदी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे, नहीं होंगे वाली कैटेगरी में नहीं आते ये लोग। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आते हैं जब आप बीच में कुछ लूज कर जाते हैं। ये ट्रिक के सवाल नहीं है, कोई खेल नहीं है इनके अंदर, है ना, कोई भी हिडन चीजें नहीं है इनके अंदर। ऐसा नहीं है कुछ छुपा के ये खेल रहे हैं हमारे साथ, कोई गेम हमारे साथ खेल रहे हैं, कोई गेम नहीं खेलते। बेचारे लंबे हैं सो है, बाकी एकदम सीधे साधे सवाल है, लेंथ है वो है, लेकिन बाकी सीधे साधे। तो सीधे साधे सवालों की जरूरत होती है बीच में। हाँ वही कह रहा हूँ, बीच में होता है एक बार 2-3 बार पेपर में होता ही है, क्योंकि बच्चा गलती से ऐसे सवालों पे हाथ लगा बैठता है ना चाहते हुए भी, कि वो सवाल पहले पढ़ा, पढ़ते लगा यार मैं कर लूंगा, जैसे वो करने लगता है अटक जाता है। अब वो अटक जाता है तो बाहर निकल नहीं पाता, तो वो कई देर उसमें माथापच्ची करता है, फिर उसे लगता है यार टाइम खराब हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं। अब वो सवाल छोड़ तो रहा है लेकिन उसको दिमाग खराब हो रहा है। अब अगले सवाल पे गया, फिर ऐसा एक और भाई मिल गया और अटक गया। अब लगातार बंदा 2 सवाल में अटक जाता है तो उसका दिमाग एकदम हिल जाता है। अब उस समय उसे ऐसे 2-3 सवाल चाहिए खुराक के तौर पे जो वापस से उसको कॉन्फिडेंस दे दे, वापस से उसको पेपर पे ले आए। जैसे क्रिकेट देखते हो ना आप लोग, क्रिकेट देखते हो, अगर लगातार 2-3 विकेट गिर जाए तो क्या होता है, लगातार 2-3 विकेट गिर जाए तो क्या होता है, फिर आप ये नहीं देखते कि चौथा प्लेयर आके छक्का मार रहा है नहीं मार रहा, बस आप कहते तो आउट मत हो भाई, तो टिक्का रहे, रन बाद में देख लेंगे। समझ रहे हैं, क्रिकेट देखा करो, बहुत कुछ आपको एग्जाम की फीलिंग आ जाएगी। एग्जाम में वैसे ही होता है, क्रिकेट में वैसे ही होता है, लगातार 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो अगला जो प्लेयर आता है उससे आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो चौका छक्का मारेगा, बल्कि आप उसे कहते तो टिक, एक बार तू बोलने खेल, समझ ग्राउंड कैसा है, रन बाद में मार लेंगे। तो सेम वही कहानी सवालों के साथ भी आते हैं पेपर में, जब आप 1 या 2 सवाल पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तब आपको ऐसे 1-2 सवाल चाहिए जो आपको वापस से कॉन्फिडेंस दे सके। वरना अगर सोचो एक विकेट और गिर गई तो, एक और विकेट गिर गई तो फिर तो गेम पूरा ही हार जाओगे। तो उस समय आपको ऐसे सवालों की जरूरत पड़ती है जो खेल ना खेले। ये सवाल खेल नहीं खेलते, लंबे हैं बेचारे, वो आप कह सकते हो, लेकिन ये खेल नहीं खेलते, सीधे सीधे डायरेक्ट नाक की सीध में चलते हैं। कुछ किया इन्होंने, परेशान किया, बताओ, लंबा है सो है, बाकी कोई परेशान किया तो बताओ, आपको तंग किया तो बोलो, तो फिर बेचारों को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अब आप लोगों से पुनः। हाँ T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, एक बार अगर कोई चीज परेशान कर रही है ना, उसका मतलब उसमें प्रैक्टिस की कमी है, उसमें प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस
का मतलब रिवीजन की कमी है, दोहराने की कमी है ना। तो दोबारा से उसको निकालोगे, दोबारा रीसॉल्व करोगे बार बार, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और सवाल देखे देखे से लगने लग जाएंगे। वो बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत बढ़िया चीज होती है। तो चीजों को बार 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 घुमाओ, बार बार घुमाओ। जब तक बार बार नहीं घुमाओगे, सिर्फ ये सोचोगे सिर्फ एक बार निकाल लिया, हो गया, मुझे आने लग गया। आने वाना जैसा कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो इस भ्रम से बाहर निकलो कि मुझे आने लग गए, कुछ नहीं है, वो याददाश्त है। बार बार दोहराते रहोगे तो याददाश्त और अच्छी हो जाएगी, और नहीं दोहराओगे तो पीछे मामला साफ है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे